हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन पे। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के वैसे प्रश्न को करेंगे जो कई सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। और आपके जितने भी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम हैं दोस्तों, सारे एग्जामों के लिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सारे प्रश्न, क्योंकि दोस्तों यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो और हाँ दोस्तों, ये सारे वही प्रश्न हैं जो दोस्तों पूछे हुए प्रश्न हैं सारे एग्जामों में। ठीक है, तो चलिए और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं, और इसे दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से याद करके एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, ताकि ये एक भी प्रश्न यहाँ से मिस ना हो। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेंडल। मेंडल को दोस्तों आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर टू में है जीन है। तो जीन क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डीएनए का एक भाग है। ठीक है, जीन क्या है? डीएनए का एक भाग होता है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे थ्री में है आनुवंशिकी इकाइयाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जीन की। ठीक है, आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं तो जीन है। ठीक है, और देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे फोर में है आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुणसूत्रों में। ठीक है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो ये होते हैं दोस्तों गुणसूत्रों में। और देखिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे फाइव में है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किए थे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि खुराना ने। किसने किए थे? तो हरगोविंद खुराना ने। इनका पूरा नाम है हरगोविंद खुराना। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं सिक्स में है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बीडल व टाइटम ने। और यह भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 7। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी तरह से। ठीक है, जीन को दोस्तों हम लोग ऑप्शन ए में जो है इस रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी में है डीएनए का एक भाग, इसके रूप में भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी में है उत्परिवर्तन की इकाइयाँ, इसके रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है जैसे 2011 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 8 में है जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जोहानसन। ठीक है, जीन का वर्तमान नाम किसने दिए थे? तो ये दिए थे जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। और ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। तो जो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि डीएनए। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किए थे? ये किए थे खुराना ने, यानी कि हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाटसन व क्रिक ने। ठीक है,
डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिए थे? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। और कब दिए थे दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा। सॉरी, इनको दोस्तों इसके लिए दोस्तों क्या पुरस्कार मिला था? तो 1962 में इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है, जब दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, तो इनको पुरस्कार दिया गया था 1962 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुणसूत्र द्वारा। और यह प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 23। अगर दोस्तों आपसे पूछ दे कि मनुष्य में कितने जुड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आपको 23 मारना है। सिंपली आपसे पूछेगा कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपको 46 मारना है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जोड़ा में पूछेगा तो 23, और ऐसे पूछ देगा तो 46। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि XY। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 46। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि XY। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 18, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिता का। ठीक है, बच्चों के दोस्तों लिंग निर्धारण करने के लिए पिता के क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 19 में है, एक सामान्य मानव गुणसूत्र में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 जोड़ी होती है। ठीक है, याद रखिएगा कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी। और ये प्रश्न पूछा हुआ जैसे 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुरुष का Y व स्त्री का X। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है 21 में कि निम्न में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो 21 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वर्णांधता। वर्णांधता जो है दोस्तों यह एक लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि X गुणसूत्रों की वंशांगति। ठीक है, किसकी? तो X गुणसूत्रों की वंशांगति। और ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में है कि हीमोफीलिया में। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी, यानी कि हीमोफीलिया में क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, जब दोस्तों आपको हीमोफीलिया की बीमारी होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है SSC 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांता को जाना जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों के रूप में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए में क्या है, तो ऑप्शन ए में है प्रोटोनोपिया के रूप में, और ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑप्शन बी में है ड्यूटेरोनोपिया के रूप में। ठीक है, ड्यूटेरोनोपिया के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों के रूप में। और ये प्रश्न पूछा हुआ है RRB ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, एक यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे वर्णांध होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, एस नहीं होगा, यानी कि सा नहीं होगा ये वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आधे पुत्र वर्णांध होंगे। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है RRB ग्रुप डी 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 0%। ठीक है, कितनी परसेंट संभावना होती है, तो 0%। और यह प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि DNA फिंगरप्रिंट। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट से दोस्तों सब कुछ पता चल जाता है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है IAS 1997 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 28 में है, जीन शब्द किसने बनाया था। तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि WL जोहानसन ने। ठीक है, जीन शब्द जो दिए थे, ये दिए थे किसने, तो WL जोहानसन ने दिए थे। और ये प्रश्न पूछा हुआ है SSC TAE 2007 में। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हरा। ठीक है, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसे दिखाई देता है, तो हरा दिखाई देता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ SSC 2008 में। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों UPPCS 2009 में। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, निम्न में से कौन से व्याधि आनुवांशिक है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हीमोफीलिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 32 में है, गुणसूत्र में होते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि DNA और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो DNA और प्रोटीन होते हैं। और देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है SSC 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है कि DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों माता पिता की पहचान के लिए किया जाता है, बलात्कारी को पहचानने में किया जाता है, और चोर को पहचानने के लिए किया जाता है DNA का अंगुली छाप का प्रयोग। ठीक है, आप देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है SSC 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आनुवांशिकता और विचरण का। और यह प्रश्न पूछा हुआ है BPSC 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे
35 में है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। और ये प्रश्न पूछा हुआ बीपीएससी 2011 में, यानी कि दोस्तों जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 36 में है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेमार्क ने। और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में बोल रहा है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डार्विन ने। ठीक है, किसने, चार्ल्स डार्विन ने, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 38 में है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डी ब्रीज। ठीक है दोस्तों, कौन है, तो डी ब्रीज, और इनका पूरा नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 39 में है समरूप अंग होते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्य में समान। ठीक है, समरूप अंग क्या होते हैं, तो कार्य में समान। और यही प्रश्न पूछा हुआ एनटीपीसी 2021 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 40 में है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन द्वारा। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक इसके तो लिखी गई है, तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, और ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों एनटीपीसी 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामने वाले चपटे दांत। ठीक है, सामने वाले चपटे दांत जो है दोस्तों ये अवशेषी अंग नहीं है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जल में। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले दोस्तों जल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 में है जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन। जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग 44 प्रश्न कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बंदर। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी 2011 में। अगला प्रश्न कर रहे हैं 45 में है प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेमार्क के द्वारा किया गया था प्रतिपादित। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ है एसएससी 2012 में। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है कि रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, एक संयोजी उत्तक। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है जेपीएससी 2011 में। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है नाभि रज्जु है। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। क्या है, प्रौढ़ संयोजी उत्तक। और ये प्रश्न पूछा हुआ है आरआरबी एएसएम 2009 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48 में है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को कहते हैं। तो 48 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रोफिलिया। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न पूछा हुआ है SSST 2008 में। अगला प्रश्न करेंगे 49 में है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बंदर से। ठीक है। और ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों SSC 2011 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। इसमें बोल रहा है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका। ठीक है। तंत्रिका में दोस्तों जन्म के बाद इस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, किसमें? तंत्रिका में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न पूछा हुआ है SSC 2011 में। ठीक है। तो दोस्तों ये था साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो दोस्तों कई सारे एग्जामों में रिपीट हो चुका है, और दोस्तों आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें भी पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों एक भी प्रश्न यहाँ से ना छूटे। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी मिलेगा, उससे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो का आपका अपडेट मिलता रहे आपको। ठीक है। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा, करता रहिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।